एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेज में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2018 की इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 2। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 113, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। हमसे पूछा गया है कि कंटेंट वर्ड्स को क्या कहा जाता है। सबसे पहली बात कि कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं उसे समझना ज़रूरी है। हमने पिछली वीडियो में फंक्शनल वर्ड की बात करी थी। फंक्शनल वर्ड क्या होते हैं? जिनका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। ये सेंटेंसेस में लगते हैं, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में लगते हैं, पर इनका कोई भी अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो फंक्शनल वर्ड के अपोजिट होते हैं, यानी कंटेंट वर्ड्स का अपना मतलब होता है, अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग उनका होता है। जैसे कि चैम्पियन हो गया, ब्रेव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, या कोई भी नाउन हो गया। अगर आप किसी को बताओगे ये सारे वर्ड्स तो वो समझ पाएगा इनका मतलब। तो इनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है किनका? कंटेंट वर्ड्स का। तो पहला ऑप्शन है आपका फंक्टर्स। जो फंक्टर्स होते हैं वो आपके फंक्शनल वर्ड ही होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, ग्रामेटिकल वर्ड्स। ग्रामेटिकल वर्ड्स भी आपके फंक्शनल वर्ड होते हैं जो ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं या जो व्याकरण में इस्तेमाल होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। थर्ड है आपका लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड ही आपके कंटेंट वर्ड्स होते हैं, तो 113 का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, लेक्सिकल वर्ड्स। फोर्थ ऑप्शन, एम्प्टी वर्ड्स भी आपके फंक्शनल वर्ड ही होते हैं। ठीक है, तो 113 का राइट आंसर लेक्सिकल वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, क्लोज मीन्स CLOZE। ये वाला क्लोज जो है CLOSE क्लोज से अलग है। CLOSE क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना, पर हमसे क्या पूछा गया है? CLOZE क्लोज का मतलब। तो पहला ऑप्शन है फिनिशिंग, ख़त्म करना। दूसरा मिसिंग पार्ट। तीसरा क्लोज यानी बंद करना। फोर्थ असेसिंग यानी असेस करना, किसी भी चीज़ को जज करना। तो राइट आंसर 114 का सेकंड ऑप्शन होगा, मिसिंग पार्ट। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते हो, जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक्सरसाइजेज वगैरह दे रखी होती हैं। ऐसे ही हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में एक स्ट्रेटजी होती है क्लोज रीडिंग, CLOZE क्लोज रीडिंग। तो क्लोज रीडिंग में क्या होता है कि आप बच्चे को पूरे सेंटेंसेस नहीं देते हो, आप उसके वर्ड्स कुछ कुछ मिस कर देते हो, वो वर्ड उसे खुद भरने होते हैं। तो ये लर्निंग स्ट्रेटजी होती है। तो 114 का जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, मिसिंग पार्ट। नेक्स्ट है 115, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज़, यानी राइटिंग की लास्ट स्टेज क्या है? आप जब भी राइटिंग सिखाते हो या कोई भी लैंग्वेज स्किल सिखाते हो, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, आप उसको एक बार में नहीं सिखाते हो ना, बच्चा एक बार में सीखता है। बच्चा चरणों में सीखता है और उसी हिसाब से उसकी ग्रेड्स होती हैं, उसकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, कोई भी स्किल जो है बच्चे को एक बार में नहीं आ जाती है। तो राइटिंग की लास्ट स्टेज कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल्ड राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग में क्या होता है कि कंट्रोल्ड राइटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि आपका कंट्रोल होता है, जो टीचर सिखा रहा है उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा कोई भी नई भाषा सीख रहा है, चाहे वो इंग्लिश सीख रहा हो या हिंदी सीख रहा हो, तो जब टीचर उसे बताती है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, कैसे पंक्चुएशन मार्क्स या विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, स्पेलिंग क्या होती है या किसी वर्ड का क्या मतलब होता है, तो वो सारा कंट्रोल्ड राइटिंग में आता है। यानी जो भी राइटिंग की प्रक्रिया चल रही है वो किसके कंट्रोल में है? जो सिखा रहा है, जो टीचर है। दूसरा ऑप्शन है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में बच्चा खुद राइटिंग करता है, पर किसके गाइडेंस में? टीचर की गाइडेंस में। टीचर उसकी मदद करती रहती है टाइम टू टाइम। तीसरा है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग नाम से ही पता चल रहा है जो आप अपने पर्सनल थॉट्स लिखते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, आदत होती है अपनी पर्सनल डायरी लिखने का, तो फ्री राइटिंग उसका एग्जाम्पल है।
ठीक है, पर्सनल डायरी लिखते वक्त आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स या वर्ड्स का क्या मतलब है वो आप चीज़ें नहीं देखते हो, आप बस अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखते हो, तो वो फ्री राइटिंग है। और फोर्थ ऑप्शन है एडवांस्ड राइटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत हायर लेवल की राइटिंग, जब आप आर्टिकल्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर देते हो, या आप किसी जैसे साइंस में, हायर लेवल की साइंस में या सोशल साइंस में आप किसी चीज़ को बता रहे हो, तो जिस राइटिंग का आप इस्तेमाल करते हो वो होती है एडवांस राइटिंग। तो राइटिंग का जो लास्ट स्टेज है वो है आपकी एडवांस राइटिंग। ठीक है, तो 115 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है एडवांस राइटिंग। हमें नाम से भी पता लग रहा है, एडवांस का मतलब होता है लास्ट स्टेज, एकदम हायर स्टेज। नेक्स्ट है 116, द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज़। अल्फ़ाबेटिक मेथड का मतलब है कि आप कोई भी भाषा जो है या कोई भी चीज़ आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हो। अल्फ़ाबेट्स आपके बेस होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, वैसे ही इंग्लिश में आपका सबसे बेसिक जो पार्ट होता है वो अल्फ़ाबेट्स होता है। तो अल्फ़ाबेटिक मेथड का क्या मतलब है? अल्फ़ाबेटिक मेथड का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ बच्चे को एकदम बेस से स्टार्ट करें, उससे नीचे कुछ और चीज़ नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिक मेथड में मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट है लेटर्स, वर्ड्स। पहले हम लेटर्स सिखाएंगे, फिर हम वर्ड्स सिखाएंगे, फिर हम फ्रेजेस सिखाएंगे, या फिर हम सेंटेंसेस सिखाएंगे। सेकंड ऑप्शन है पहले हम वर्ड्स सिखाएंगे, फिर फ्रेजेस सिखाएंगे, फिर सेंटेंसेस सिखाएंगे, फिर पैराग्राफ सिखाएंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका लेटर सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे, सेंटेंसेस सिखाएंगे या पैराग्राफ सिखाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है लेटर सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे, फ्रेजेस सिखाएंगे या पैराग्राफ। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों है फर्स्ट ऑप्शन? आप बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते हो ABCD, ठीक है, फिर आप उसको लेटर सिखाते हो, जैसे BAT बैट, CAT कैट। ठीक है, ये सारे लेटर्स हो गए। फिर वर्ड सिखाते हो आप, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम फ्रेजेस बोलते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेजेस बोलते हैं। और फिर एंड में आप सेंटेंसेस सिखाते हो। ठीक है, पहले आप अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स आप सिखाओगे, फिर आप वर्ड सिखाओगे, फिर आप फ्रेजेस सिखाओगे, फिर आप हायर लेवल पे जाओगे सेंटेंसेस पे। तो आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है। तो 116 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 117। हमें एक सेंटेंस दे रखा है, यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अ लॉट। एक सेंटेंस दे रखा है, इसका मतलब है कि आप पूछिए कि मेरी सरकार ने क्या करा है, मैं उसका जवाब 2 शब्दों में दे सकता हूँ। तो साफ साफ पता लग रहा है ये स्पीकर जो है वो कौन है, पॉलिटिशियन है या कोई पॉलिटिकल रैली है, उसकी कोई स्पीच है। ठीक है, तो स्पीकर क्या बोल रहा है कि आप पूछिए कि मेरी सरकार ने क्या करा है, मैं आपको उसका जवाब 2 वर्ड्स में या 2 शब्दों में बता सकता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया है या जिस तरह की बात करी गई है वो क्या है? पहला रेट्रिकल है, ठीक है, दूसरा स्टाइलाइज्ड है, तीसरा प्रॉम्प्ट है, या चौथा एक्सप्लेनेटरी है। तो पहले की अगर हम बात करें रेट्रिकल जो हमारा इस्तेमाल होता है वो मेनली पॉलिटिकल स्पीचेस में होता है, यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछना जिसका वो वास्तविक में जवाब नहीं देगा, पर वो प्रभाव डालने के लिए जो पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं उसको रेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी किसी भी सवाल का जवाब आप 2 शब्दों में नहीं दे सकते, पर वो प्रभाव डालने के लिए कि उनकी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं और वो यूँ गिना सकते हैं, वो प्रभाव डालने के लिए जो है उन्होंने ऐसा बोला है कि आप कोई भी सवाल पूछे कि मेरी सरकार ने क्या करा है, मैं उसका 2 शब्दों में जवाब दूंगा। तो ये रेट्रिकल है, यानी 117 का जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ये पॉलिटिकल स्पीचेस में मेनली काम आता है, जब पॉलिटिशियंस आप पे इम्पैक्ट डालने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है स्टाइलाइज्ड आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हो, यानी वो वाक्य जो अलंकृत हैं।
ठीक है, जिनको सजाया गया है, अलंकारों से सजाया गया है, तो इंग्लिश में उसको स्टाइलाइज्ड बोलते हैं। थर्ड है आपका प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आप किसी को प्रेरित कर रहे हो जवाब देने के लिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है कि आप किसी को प्रेरित कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो जवाब देने के लिए। और चौथा है एक्सप्लेनेटरी, यानी आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो 117 में स्पीच के हिसाब से देखा जाए, जो पॉलिटिशियन सवाल पूछ रहा है कि आप पूछिए कि मेरी सरकार ने क्या करा है, मैं आपको 2 शब्दों में जवाब देता हूँ, तो वो रेट्रिकल है। वो प्रभाव डालने के लिए बोल रहा है कि उसकी सरकार ने, ऐसा प्रभाव डालने के लिए बोल रहा है कि उसकी सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, वो उनको 2 शब्दों में बता सकता है। तो 117 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 118। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंग्लिश इज़ अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। एनसीएफ, आप सभी उससे अवगत होंगे। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो टीचर और स्कूल को गाइड करता है कि बच्चे को कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए, जिससे कि उसकी एजुकेशन जो है फन फॉर लर्निंग हो सके और डेली लाइफ से जुड़ी हुई हो, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है भारत में। तो 118 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 119। एक कॉन्वर्सेशन आपकी दे रखी है। टीचर बोलती है कि शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। ठीक है, तो टीचर बोलती है क्या गार्डन में जाया जाए और पता करा जाए कि वहाँ पे कौन कौन से फूल हैं, उन फूलों का नाम पता करा जाए। तो स्टूडेंट बोलते हैं येस येस या। टीचर येस मैम प्लीज़। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट से बोलती है या बोलता है कि क्यों ना गार्डन में जाया जाए, कॉरिडोर के जो पास है, और पता करा जाए कि कौन कौन से फूल हैं। तो हमसे क्या सवाल पूछना चाह रहा है? हेयर द टीचर फर्स्ट रिलेट लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो टीचर है वो भाषा का इस्तेमाल क्या कर रही है? पोलाइटनेस जताने के लिए, विनम्रता को व्यक्त करने के लिए कर रही है, ये कर रहा है। दूसरा, मेक अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, रीडिंग जैसी एक्टिविटी तो कोई हो नहीं रही है, वो गार्डन में जाने की बात करें, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कन्फर्म द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, यानी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को कन्फर्म करने के लिए। पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि स्टूडेंट ऐसी कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। फोर्थ है ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी। ये कोई लैंग्वेज एक्टिविटी भी नहीं है कि गार्डन में आप जा रहे हो और पेड़ पौधों के बारे में आप पता कर रहे हो, ये कोई लैंग्वेज एक्टिविटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। 119 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो शेल का इस्तेमाल करा गया है और जो प्लीज़ का इस्तेमाल करा गया है वो भाषा में विनम्रता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करा गया है, लैंग्वेज में पोलाइटनेस को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करा गया है। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। तो हम सबको पता है कि सेकेंड लैंग्वेज भारत में कौन सी है? इंग्लिश, अंग्रेज़ी। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उपयोगी होगा, पढ़ने पढ़ाने के लिए उपयोगी होगा, विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट या विदाउट यूजिंग द टेक्स्ट बुक। बिना पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल करें या बिना प्रिंटेड टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, आप बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हो, कौन सी मेथडोलॉजी से सिखा सकते हो? तो पहला है आपका नेचुरल अप्रोच। एकदम नेचुरल सहज तरीके से आप सेकेंड लैंग्वेज को सिखा सकते हो? जी नहीं, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो बच्चा अपने घर परिवार में इतना नहीं सुनता। ठीक है, जो वो अपने आसपास की सराउंडिंग में जो लैंग्वेज वो इतना नहीं सुनता वही आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, दैट इज़ इंग्लिश। अगर बात होती हिंदी की तो आप उसे बहुत सहज रूप से सिखा सकते थे, पर बात यहाँ इंग्लिश की हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है लैंग्वेज इमर्जन।
लैंग्वेज यानी भाषा, इमर्जन यानी डूब कर पढ़ाना, इमर्स्ड होकर पढ़ाना, यानी आप जो भी इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे हो या जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो आप उसे बाइलिंगुअल में पढ़ा रहे हो, यानी दो भाषाओं में पढ़ा रहे हो। वही टॉपिक आप हिंदी में पढ़ा रहे हो और वही टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। सेकंड ऑप्शन का ये मतलब है। थर्ड ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सिर्फ आप ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हो, तो उससे बच्चे को जो है स्पोकन लैंग्वेज नहीं आ पाती, उसको रिटन लैंग्वेज तो आ जाती है पर बच्चा उतनी सहज तरीके से सेकंड लैंग्वेज नहीं बोल सकता ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिचुएशनल अप्रोच, यानी आपने बच्चे को कोई सिचुएशन दे दी और उसमें आप उससे उस भाषा का प्रयोग करने के लिए आप बोल रहे हो। तो जब बच्चे ने अपने घर परिवार में इंग्लिश भाषा सुनी ही नहीं है तो वो कैसे उस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकता है। तो 120 का जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, लैंग्वेज इमर्जन। तो बच्चा जो है सेकंड लैंग्वेज तभी सीख पाता है जब आप कोई भी टॉपिक उसको हिंदी में भी पढ़ा रहे हो और उसको इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।